55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। तमाचे से तमंचे तक और तमंचे से निकलकर बंदूक और मिसाइल तक, इस पूरे सफ़र में हम आपके साथ बराबर के शरीक रहे। और आखिर में जिस अंदाज से आपने जो तमाचों की जो किस्में बयान की ना, याद आ गई? नहीं याद नहीं आ नहीं है, वाकई में कुछ यादगार तमाचे हमने भी खाए हैं और इसीलिए हम यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद हैं। काश के और दो चार तमाचे पड़ गए होते तो बहरहाल इसमें एक चीज आपसे सहव रह गई, ऐसा मुझे महसूस हुआ सुनकर। वो था, हालांकि बाद में आपने वो पूरी कर दी, जो भिगा के मारना होता है ना आपने यकीनन हिंदुस्तान की आवाम को जो एक मैसेज देने की कोशिश की है, वो इस लफ्ज़ तमाचे के ज़रिए से एक कामयाब तख्लीक आपने यहाँ पर हमारे सामने पेश की। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तवातिर के साथ मुसलसल जो है जिंदा दिलान की नशिस्तों में इस तरह से तमाचे रसीद करते रहिए, यकीनन कुछ तो सुधार आएगा। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर मेरी लिस्ट में 2 कलमकार बाकी हैं और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उसमें से एक कलमकार यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आइए मैं तमाचा रसीद करते हुए नहीं जो गैर हाजिर मोहतरम उस्मान गनी इसका साहब से मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूं कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपनी तख्लीक पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, ये जो मज़मून मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसे अप्रैल 2020 में मैंने लिखा था। बिल्कुल फुर्सत का वक्त था, फुर्सत का वक्त था सबके लिए। पूरी कौम जो थी वो फुर्सत थी और लॉकडाउन भी था, कोरोना साहिबा भी थी। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से लोग डर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ मालेगांव में लोग कबड्डी खेल रहे थे। उसी पस मंज़र में आप इसे देखिएगा। इसका उन्वान है, हाँ एक बात और ये कि कोरोना के ख़त्म होने के या लॉकडाउन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैंने इसे नसरी अदब के मजलिस में सुनाया था। तो उस वक्त ऐसा था कि किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो अब इन लोगों ने इसरार किया कि भाई वही पढ़ो, तो मैं ये लेके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है कोरोनियात। कुछ ही दिनों कबल हम और आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे अजीब तजुर्बे से गुज़रे हैं जिसके ताल्लुक़ से अगर फ़िराक गोरखपुरी साहब को कहना पड़ता तो शायद वो कहते कि आने वाली नस्लें तुमको क्या क्या कहेंगी ये लोगों, आने वाली नस्लें तुमको क्या क्या कहेंगी ये लोगों, उनको जब मालूम ही होगा तुमने कोरोना झीला है। वैसे अगर हम में से कोई साहब अगर चाहें तो कोरोना की जगह करीना भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये बता दें कि मोहतरमा मज़कूरा के सारे जुमला हुकूक ना सिर्फ महफूज हो चुके हैं बल्कि सैफ हो चुके हैं, बल्कि उनके रॉयल्टी भी मिलना शुरू हो गई है। पहले किस्त मिल गई है। उनका सफ़र तो बम्बई से शुरू हुआ, अब भोपाल में ख़त्म हो गया।
लेकिन हमारी करुणा जी का सफ़र चीन से शुरू हुआ तो उन्होंने दश्त तो दश्त बल्कि दरिया, नदी, नाले, हत्ता की गटरें और नालियाँ भी नहीं छोड़ी। और जुल्मात में घोड़े तो एक तरफ, गधे, शेर, हाथी और बंदरों की तरक्की याफ्ता शक्ल सभी एक साथ दौड़ने और हाँफने काँपने लगे। करुणा जी तौबा शिकन हुस्न की मालिका हैं। ख़ासतौर से उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। जिसे वो आंख भर कर देख लेती हैं उसके होश हवास उड़ जाते हैं और कभी कभी वो खुद उड़ जाता है। लेकिन वो हर ऐरे गैरे की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती। सब्जी बाज़ार में 3 घंटा फिरने वालों की तरफ तो वो तिरछी नज़र से भी नहीं देखती। हाँ, मस्जिदों में 10 मिनट के लिए आने वालों, मंदिरों में 2 मिनट के लिए घंटा बजाने वालों, गुरुद्वारा में मत्था टेकने वालों और चर्च में सर्विस में शरीक होने वालों की तरफ उनकी चमकदार, तरहेदार और दुम्बालेदार चश्म गुनहगार कुछ ऐसी उठी कि इबादत गुजारों को उठा दिया। उनका मादर वतन तो चीन था, हिंदुस्तान में उनका दूर दूर तक नामो निशान ना था। लेकिन हमारे खुदावंदान सियासत ने सोचा कि तन्हा चीन ही इनका फ़ायदा क्यों उठाए। हिंदुस्तान इस नेमत बलाक़ैद से क्यों महरूम रहे। आखिर हिंदुस्तानी नाम का कुछ तो हक होना चाहिए। तो साहिबान, ऐसे तमाम हिंदुस्तानियों को जिन्होंने करुणा जी को बड़े प्यार से गले लगाया था, दुनिया भर के तमाम ममालिक से चुन चुन कर स्पेशल हवाई जहाज़ों के ज़रिए हिंदुस्तान बुला लिया ताकि दोनों को हाय गुल पुकारने और हाय दिल चिल्लाने में तकलीफ़ ना हो। और जब करुणा जी अरब शेख के ऊँट की तरह खेमे में फैलने लगी तो हाथ पैर फूल गए। पहले घंटा बजाकर, ताली बजाकर, भगोना बजाकर, हत्ता के गैस सिलेंडर बजाकर उसे डराने की कोशिश की गई। लेकिन जब नतीजा निकला घंटा, तो लॉकडाउन का बम फेंका गया। हुक्म हाकिम जारी हुआ कि 21 दिनों तक घरों में ना बैठो, 21 दिनों तक घरों में बैठे रहो, घर के बाहर ना निकलो। ये तो बाद में मालूम हुआ कि 21 दिन इसलिए मखसूस किए गए कि 21 दिनों में गौरानी मुर्गी के चूजे अंडों से बाहर आ जाते हैं। शायद सरकार का मंशा ये था कि हज़ारों बरस से मुर्गी अंडों पर बैठती चली आ रही है, कम से कम एक बार तो उसे छुट्टी दी जाए। मुर्गों ने सख्त एहतजाज किया, मुर्गों ने सख्त एहतजाज किया। लेकिन क्या कीजिए साहब, आजकल मुर्गों और मर्दों की कौन सुनता है। बहरहाल नोटबंदी के बाद तालेबंदी लग गई। घाट घाट का पानी पीने वाले, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधने वाले, कुएं यार से सुएदार तक जाने वाले जब घरों में कैद कर दिए गए तो उनकी हालत अजीब हो गई। ना तो दीवारों से छन सकते थे और ना रोज़ाने जिंदा से झांक सकते थे। ले देख एक ज़ौजे मादरनुमा रह गई थी, ज़ौजे मादरनुमा रह गई थी जिन्हें देख देख कर गुजारने वालों के दिन गुजर रहे थे। पहले 3 दिन तो हंसी मजाक, मेल मिलाप और चांद को शहद लगाकर चाटने के रिन्यूअल में गुजर गए। उसके बाद शुरू हुआ आजमाइश इब्तिला का वो ज़माना जिसमें राय पुरखार को देखकर जी खुश होने के बजाय होश उड़ जाते हैं। मुख्तलिफ अहबाब को मुख्तलिफ तजुर्बे हुए। हमारे एक दोस्त लॉकडाउन को ऐसे घर बैठे थे। 4 दिन तो बखैरियत गुजर गए। 5वें दिन बेगम आते जाते मुँह ही मुँह बड़बड़ाने लगी, ना जाने ये बीमारी कब घर से बाहर जाएगी। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकालने वालों को पुलिस बड़ी ही मोहब्बत के साथ लुकमान हयात तेल देकर वापस भेज रही थी। दूसरे साहब के साथ हालात की नौयत अलग थी। उन्होंने घर में रहने से ही इनकार कर दिया। हमने पूछा, भाई क्या बात है, सब अपने अपने घरों में हैं, हुकूमत भी कह रही है कि अगर एहतियात ना की गई तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा, यही वजह है मेरे घर ना जाने की। मैंने बीवी से यही बात कही थी कि देश जब 21 साल पीछे चला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं फिर से कुंवारा हो जाऊंगा।
ये सुनकर बीवी सख्त नाराज़ हो गई और कहने लगी कि तुम्हें तो जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। बस मैंने कह दिया कि वैसे भी मैं तुम्हारी साथ हर जगह नहीं जाऊंगा। तब से वो सख्त नाराज़ है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हमारे एक करम फरमा का फ़ोन आया, हमने हाल पूछा तो कहने लगे कि क्या बताएं साहब, सच्चाई का ज़माना ही नहीं रहा। 6 दिनों से घर में बैठा हूँ। बीवी बार बार आकर पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। 3 दिन तक टाला, लेकिन कितने दिनों तक झूठ बोलकर गुनाह मोल लेता। चौथे दिन सच्चाई बयान कर दी। तब से उसका मुंह फूला है, मेरे हाथ पांव। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि कॉल लॉग में बीवी का नंबर नहीं आया। सोशल मीडिया का ज़माना है। पुराने वक्तों में एक कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल। इस तरक्की याफ्ता दौर में नेकी करके सोशल मीडिया पर उछाली जाती है। बदी करेंगे तो लोग इतना उछालेंगे कि आप छिला जाएंगे। हमारे दोस्त आसिफ सुबानी साहब बहुत खुशनसीब हैं कि उनके पास अभी तक वही पुराना बटन वाला फ़ोन है। लॉकडाउन के ज़माने में उनसे मुलाकात हुई, हाथ में थैली थी, काफ़ी परेशान लग रहे थे। हमने पूछा भाई क्या बात है, सब खैरियत तो है? कहने लगे क्या बताऊं यार, 3 दिन से परेशान हूँ। बीवी घर में बैठने ही नहीं दे रही है। हर वक्त थैली देकर कहती है कि फलां चीज़ दे आओ, और जहाँ से मैं कहती हूँ उस दुकान से लेकर आओ। मैंने हज़ारा कहा कि नेक वक्त महल्ले की दुकान में ये चीज़ मिल जाती है, वहाँ से मंगवा ले, लेकिन नहीं मानती और रोज़ाना दूर दराज की किसी मखसूस दुकान पर ही भेजती है। ये सुनकर हम भी चकरा गए कि ये माजरा क्या है। फिर एक ख्याल आया, पूछा क्या आपकी बीवी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है? उन्होंने कहा उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है। कहीं बात करनी हो तो बच्चों का फ़ोन इस्तेमाल करती है। उनके पास टच स्क्रीन वाला फ़ोन है, बच्चे घर पर ही हैं और फ़ोन में लगे रहते हैं। हमने पूछा क्या वो अपनी माँ को भी फ़ोन पर वीडियो वगैरह बताते रहते हैं? सुबानी साहब ने कहा हाँ बताते रहते हैं। हम मामले की तह तक पहुँच गए और कहा हुजूर सुबानी साहब, बच्चों के फ़ोन पर ऐसे वीडियो ज़रूर आते होंगे जिनमें घर से निकलने वालों का पुलिस बड़ी मोहब्बत से हाल अहवाल पूछ रही है। भाभी साहिबा वो वीडियो देखती होंगी और हल्दी चूना लेने के लिए आपको उसी इलाके में भेजती होंगी जहाँ पुलिस अपनी दुकान सजाए बैठी है। हमारी बात सुनते ही सुबानी साहब का चेहरा जॉन एलिया जैसा और बाल आबदा परवीन जैसे हो गए। मेराज दिलेर साहब का फ़ोन आया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेराज दिलेर साहब। काफ़ी हसास बसास लग रहे थे। हमने पूछा क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हो? अपने मखसूस अंदाज में कहने लगे पट्टे। पहुंच गए लोग। ऐसा है कि 3 रिश्ते वक्त आने पर ही पहचाने जाते हैं, औलाद बुढ़ापे में, दोस्त मुसीबत में और बीवी लॉकडाउन में। हमने बेसाख्ता दाद दी, वाह क्या बात कही भाई। देखो घर से निकलने में एहतियात करो और घर पर रहने में ज़्यादा एहतियात करो। कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर के महीने में लोग तंदूरी मुर्गे की पार्टी का मुतालबा करने लगे। हमने अभी फ़ोन बंद करके मेज़ पर रखा ही था कि फिर से रिंग होने लगी। स्क्रीन पर देखा तो हमारे कॉलेज के ज़माने के देरीना दोस्त और करम फरमा कपिल मिश्रा जी का नाम चमक रहा था। उस ज़माने में कपिल मिश्रा का नाम काफ़ी मशहूर था। हमने फ़ोन उठाकर बड़े तरन्नुम से कहा हेलो मिश्रा जी। मिश्रा जी ने छूटते ही गालियाँ देना शुरू कर दी। हम बौखला गए। मिश्रा जी बड़े खुशमिजाज, शांत और यारबाश आदमी थे। हमने पहली बार उनके मुंह से गालियाँ सुनी थी। अरे मिश्रा जी क्या बात है, क्यों हमें गालियाँ दे रहे हो? अरे आपको कौन कमबख्त गालियाँ दे रहा है? मैं तो उन टीवी वालों को गालियाँ दे रहा हूँ। हमने पूछा क्यों भाई, आखिर टीवी वालों ने से ऐसा कौन सा कसूर हो गया जो आपकी गालियाँ खा रहे हैं? उन्होंने कहा अभी तो गालियाँ ही खा रहे हैं, सामने आएगा तो जूतियाँ भी खाएंगे।
भाई आखिर क्या किया टीवी वालों ने, कुछ बताएंगे? भाई करना क्या था? कम्युनिस्ट शुरू से ऐलान कर रहे थे कि बाहर निकलने के लिए सिर्फ ग्लोव्स और मास्क पहनना काफ़ी होगा। मैं ग्लोव्स और मास्क पहनकर बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि लोग कुर्ता पजामा शर्ट पैंट भी पहने हुए हैं। बड़ा गुस्सा आया। हमारे फलक शगाफ कहकर में मिश्रा जी की बात गर्क हो गई। कई रोज से घर बैठे बैठे तबीयत बिल्कुल बेजार हो गई थी। घर ट्रेन जैसा लगने लगा था। बाथरूम जाओ फिर वापस आकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। बाहर जाने की ठानी, बेगम रोकती रही, अरे मत जाइए, घर में आयोडेक्स भी नहीं है। बीवी इतनी मोहब्बत से क्यों रोक रही थी, इसका राज हम बाद में बताएंगे। हम तैयार होकर बाहर निकले तो इश्क के बुता में छुपने छुपाने के दिन याद आ गए। रास्ते में 2-4 जगह क़याम में बेहंगाम करते हुए मसूद के ऑफिस पहुँचे। ऑफिस के करीब ही हमारे एक रिश्तेदार खातून मिल गई। हमने खैर खैरियत पूछी तो बेटे की शिकायत करने लगी। कहा कमबख्त कहता है अम्मा मैं भाग कर शादी करूँ या शादी करके भाग जाऊँ। हमने पूछा फिर आपने क्या किया, क्या कहा? बोली कहती क्या, गालियाँ दी। हमने कहा आपको कहना था कि टूटी चप्पल से मारूं या चप्पल टूटने तक मारूं। उनसे निपटकर हम आगे बढ़े। मसूद के ऑफिस में शहर के एक मशहूर डॉक्टर साहब नहीं थे, शहर के मशहूर डॉक्टर साहब हमारे दोस्त के साथ हमारे दोस्त मोइज बादशाह भी बैठे थे। अलग सलाक के बाद इधर उधर की बातें शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद ही उसी गली का एक शख्स उधर से गुजरा। डॉक्टर साहब को देखा तो सलाम करके अंदर आ गया और डॉक्टर साहब से कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे बैठने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर साहब ने क्या पूछा, लॉकडाउन देखने निकले थे क्या? उस शख्स ने हैरत से पूछा, अरे आपको कैसे मालूम? डॉक्टर साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा, आजकल वही मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। हम सब ने खांस कर खखार कर छत की तरफ देख कर दिल की गहराइयों से उभरने वाले कायकों का गला खोटा और उस शख्स के जाते ही उन्हें कैद बामशक्कत से आज़ाद किया। मोइज ने कहा एक वाक़या मैं भी सुनाता हूँ। एक पड़ोसी को देखा, सीना आगे निकाले और कोले पीछे खसकाए बिच्छू की चाल चल रहा था। मैंने पूछा क्या बात है, खैरियत तो ऐसे क्यों चल रहे हो? कहने लगा क्या बताऊँ यार, शबे बारात का हलवा बनवाने के लिए सूजी लाने दुकान पर गया था, सूजी ही लेकर वापस आया हूँ। उसने कहा कि क्या बताऊं यार, शबे बारात का हलवा बनवाने के लिए सूजी लाने गया था, सूजी हुई लेकर वापस आया हूँ। हम सब गपशप में लग गए। 2-4 मिनट भी ना गुजरे थे कि पुलिस आ गई कि भगदड़ मच गई। और 5 मिनट बाद ही गली के सारे नौजवान कोने पर खड़े होकर चोरों की तरह ताक झांक करने लगे। मसूद ने बहुत पते की बात की कि हुकूमत घर में बैठने की तलकीन कर रही है, लेकिन हमारी कौम का एक एक फ़र्द भी अगर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाए तो पूरी कौम ये देखने के लिए जहन्नम में ज़रूर जाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद हम वापस हुए। सारे कारखाने और दीगर कारोबार 15 दिनों के लिए बंद था। ये वही कारोबार था जो नमाज के लिए 15 मिनट बंद नहीं होता था। जुमा की नमाज के बाद सारे मुस्लिम इलाकों से दिलेर बहादुर गय्यूर मुजाहिदीन इस्लाम सज धज कर मोटरसाइकिलों पर डबल और ट्रिपल बैठकर जिहाद आवारा गर्दी की मुक़द्दस मुहिम पर निकले। ये सब ना तो नानी के घर जा रहे थे, ना ही अपनी बीवियों को उनके मायके छोड़ने जा रहे थे। उनमें से 90% बीवीलेस थे। 1-1.5 घंटे बाद जब वापस आए तो अक्सर के यहाँ अपने लाल तेल, शिफाए दर्द तेल की शीशियाँ और हल्दी चूने की चूड़ी थैलियाँ थी।
हमने एक राज का जिक्र किया था। आपको बता दें कि दरअसल ये राज एक वजीफ़ा है जो हमारे दोस्त डॉक्टर सईद फैज़ी ने हमको दिया था। फैज़ी साहब इंतहाई मुत्तकी, परहेज़गार और नीम जिंदा दिली, नीम जिंदा वली किस्म के बुज़ुर्ग हैं। हुलिये से देख रहे होंगे आप। उन्होंने 40 दिनों का चिल्ला खींच कर जिन मालेगामी को हाजिर किया था और उनसे ये वजीफ़ा हासिल किया था। उस वजीफ़े का नाम है वजीफ़ा तस्खीर ज़ौजा। वजीफ़ा तस्खीर ज़ौजा हमने लॉकडाउन के ज़माने फुर्सत नागहानी के दौरान उसे पढ़ा था। खातिर ख्वाह फैज़याब भी हुए थे। आप चाहें तो आप भी पढ़िए और सर धुनिए। अपनी ज़ौजा मोहतरमा को मुखातिब कीजिए और कहिए, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हफ्ते में 7 बार, हफ्ते में 7 बार बोलना है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कितना काम करती हो, हफ्ते में 7 बार। दुबली हो गई हो, हफ्ते में 7 बार। काम करके थक जाती हो, हफ्ते में 7 बार। अपना ख्याल रखो, हफ्ते में 7 बार। एक काम वाली रख लें, हफ्ते में 1 बार। तुम्हारी अम्मी कब आ रही हैं, हालात ठीक हो जाए तो उन्हें बुला लो, हफ्ते में 1 बार सरसरी अंदाज में। जब तक वजीफ़ा जारी रहेगा आपके घर में अमन सुकून और शांति रहेगी। शांति से मुराद कोई फ़र्द हरगिज़ न ले, वरना वजीफ़े की तासीर जाती रहेगी। और साथ में आपकी एक आध हड्डी पसली भी। शैतान आपको बहकाएगा, वजीफ़ा मुकम्मल करने से रोकेगा, लेकिन हिम्मत करें, थोड़े ही दिनों की तो बात है। उम्मीद है कि वजीफ़ा पूरा होते ही आपके दिल नामुराद की हर नामुनासिब मुराद पूरी हो जाएगी या लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। दोनों सूरतों में उसका सवाब मिन जानिब खुदाए बुज़ुर्ग बरतर या अताब मिन जानिब निस्फ़ बेहतर डॉक्टर साहब को पहुँचा दीजिएगा। शुक्रिया। कोरोनिया उन्वान से कोरोना के दौर के सारे मंजर को हमारी आंखों के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे मोहतरम उस्मान गनी इसका साहब, और उसमें उन्होंने जिन वाक़यात का, जिन लताइफ का इजहार किया, यकीनन महफिल लालाज़ार हुई। बहुत शुक्रिया। आप तमाम कलमकारान से मैं एक मरतबा फिर मर्तबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कलम को जारी रखें और ये जो तंज़ मज़ाक का जो हमारी उर्दू ज़बान की सिंफ है, इसमें आपके कलम की जौलानियों को बिखेरा करें और इसी तरह से इस महफिल को हम साल हा साल लेकर चलेंगे और सामईन को और जो गमे दौरा और जो गम हाय हयात जो लेकर चल रहे हैं, इसको कुछ न कुछ दूर करने की कोशिश करते रहेंगे और हम हमारी कोशिश में कामयाब हैं, हम ऐसा मानते हैं। आइए आखिरी कलमकार आपके रूबरू करता हूँ। मंसूर अकबर साहब अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख कर यहाँ हाजिर आए, मैं शुक्रिया के साथ आपके रूबरू कर रहा हूँ। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।